हेलो एस्पिरेंट्स, हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट सीरीज और इसमें हम आज देखने वाले हैं प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ सवालों के साथ जिनके जवाब इस लेक्चर के एंड तक आपको आते आते मिल जाएंगे। तो पहला सवाल है, अब देखिए यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस है उसको नेचर में क्वेश्चंस को लिए है ताकि इन डेप्थ एनालिसिस के साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रांग हो। तो पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पार्लियामेंट जो प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। डिस्कस विद द रेफरेंस टू बेरुबारी यूनियन केस एंड केशवानंद भारती केस की। जो सवाल है ये बोलता है कि आप पहले तो ये बताइए कि क्या जो पार्लियामेंट है जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, और अगर है तो बेरुबारी केस और केशवानंद भारती केस के रेफरेंस देके उसको डिस्कस कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, द प्रेम्बल इज द सोल एंड की टू कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट यूजिंग व्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल और चाबी है। इस स्टेटमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज के साथ एक्सप्लेन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, कैन द प्रेम्बल बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंडेबल है आर्टिकल 368 के अंदर। तो क्या उसी आर्टिकल से हम पार्लियामेंट को भी अमेंड कर सकते हैं। एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, केशवानंद भारती केस में ये निकला था और इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर बन सकता है, ये इतना बड़ा डॉक्ट्रिन है तो उसके रेफरेंस में यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। Discuss the significance of preamble as an interpretative tool, why it is considered non-justiciable। ये justiciable क्यों नहीं है, इसको लेकर के आप कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते, और एक इंटरप्रिटेटिव टूल जो इसको बोला गया है उसको डिस्कस कीजिए। और एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द प्रेम्बल की प्रेम्बल पे जो 42nd यानी कि 42वीं जो घटना दुरुस्ती हुई थी उसका क्या पार्लियामेंट जो अपनी प्रेम्बल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या उसमें चेंजेस हुए या ऑल ओवर जो चीजें उनको डिस्कस करने के लिए बोला गया है। तो ये 5 क्वेश्चन आज के इस लेक्चर के स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं जिनके आंसर्स जो है तो आपको एंड तक आते आते मिल जाएंगे, और जो आंसर्स आप मिलेंगे वो आप लिख लीजिए और जाते जाते कमेंट में भी दे जाइए। तो अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े नहीं है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि हैद अकेडमी के साथ जुड़ जाइए ताकि आप डेली बेसिस पे जो हम लेक्चर अपलोड करते हैं वो आपको मिल सके। तो अब देखते हैं प्रेम्बल के बारे में अपने कुछ बातें की। पहला सबसे पहले तो दुनिया के हमने जैसे देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले हमने दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडीज की थी। तो उसमें से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको सबसे पहले लिखा गया था इस हिसाब से कि जो प्रेम्बल से शुरू होता है और बाद में उसमें बाकी की चीजें आती है। सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रेम्बल। अब ये जो प्रेम्बल हमने लिखी है, जो हमारी अभी की करंट प्रेम्बल है, ये हमारी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने पार्लियामेंट में रखा था उसके ऊपर उससे इंस्पायर होकर इसको बनाया गया है, उससे इंस्पायर होकर इसको लिखा गया है। तो इट इज दी रिफॉर्म्ड है ना, जिसको कि रिफाइन कर करके हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रेम्बल बनाया है। देन एक इम्पोर्टेंट व्यू इसके बारे में इन्हें पालकी वाला हम जानते हैं, वेरी फेमस जूरिस्ट एंड एमिनेंट जूरिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, उन्होंने कहा था कि जो हमारी प्रेम्बल है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिटी कार्ड यानी कि जिसको देख करके आप बाकी सारी चीजें आपको पता लगती है कि इस पर्सन के बारे में इस चीज के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सो द प्रेम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर आप प्रेम्बल पढ़ेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी प्रेम्बल है उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या बातें की गई है, उसके अंदर क्या क्या चीजों को हमने डाला है। तो सबसे पहली चीज की जैसे हमने देखा कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमको क्या क्या चीजें बताती है। सबसे पहले सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी रेटिफिकेटरी अथॉरिटी कौन है, इसको इम्पावर कौन करता है। तो जो प्रेम्बल है इसी में बताया गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के लोग हैं, जो इंडिया के पीपल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये देते हैं पावर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको। देन नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, की हमारा इंडियन स्टेट कैसा होगा, तो हमारा इंडियन स्टेट सोवरेन है, हम पे किसी की अथॉरिटी नहीं है, हम अपना इंटरनल एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट है, हम सोशलिस्ट है, हम सेक्युलर है, हम डेमोक्रेटिक है और हम रिपब्लिक है, यानी कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होगा वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होगा। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये सब लाना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है इन सब चीजों को इंडिया के अंदर इम्प्लाई करने के लिए
लाने के लिए जो हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा। एंड डेट ऑफ अडॉप्शन, कि किस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, किस दिन हमने इसको एक्सेप्ट किया, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मंजूरी दी। नवंबर 26 1949 इस डेट को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट को मंजूरी दी थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये चार चीजें, पहले तो कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और किस दिन किस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो ये सारी चीजें हमको कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमारा प्रेम्बल है वो हमको बताता है। अब देखते हैं कि जो हमारा प्रेम्बल है उसके अंदर जो कीवर्ड्स है, इतने सारे कीवर्ड्स है, इनका एक एक पर्टिकुलर मीनिंग हम देखेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो सके। पहला वर्ड है सोवरेन। देखो, सोवरेन का मतलब होता है कि जो कंट्री है उसमें जो जो स्टेट है उसकी जो गवर्नमेंट है वो ऑल पावरफुल है। उस गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल गवर्नमेंट ना देश के बाहर है ना देश के अंदर है, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है। इंडियन गवर्नमेंट किसी का डोमिनियन नहीं है, किसी की कॉलोनी नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट देश है। और हमारी गवर्नमेंट से बड़ी अथॉरिटी ना देश के अंदर कोई है ना देश के बाहर कोई है। सो दैट इज सोवरेन, देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट, एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। की हम फ्री है, हमसे बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है, और हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस लेने के लिए हमारा गवर्नमेंट ऑल पावरफुल है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी, दैट्स व्हाई वी कॉल कि इंडिया है एक सोवरेन कंट्री। ओके, सो ये चीज हमको हमारा प्रेम्बल बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा जो देश है ये सोवरेन है। देन सोशलिस्ट, देखो ये जो सोशलिस्ट है ये वर्ड 1949 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब ये नहीं था। 42nd अमेंडमेंट जब हुई 1976 में, उस टाइम पे इसको इस वर्ड को ऐड किया गया था। तो जो इंडिया ने सोशलिज्म लिया है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लिया। सोशलिज्म के दो टाइप होते हैं, एक मार्क्सियन और एक डेमोक्रेटिक। तो हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लिया है, जहाँ पे हम मिक्स्ड इकोनॉमी हमने एक्सेप्ट की है, यानी कि पब्लिक सेक्टर भी होगा और प्राइवेट सेक्टर भी होगा। ये नहीं कि आप प्राइवेट सेक्टर को कम्प्लीटली खत्म करो और पूरा पब्लिक सेक्टर लाओ, जैसे कि रशिया चाइना में है। तो ऐसा नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है एंड प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। दैट इज सोशल डेमोक्रेसी। अब जो हमारी सोशल डेमोक्रेसी है इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर इंडियन सोशलिज्म यानी कि मार्क्सिज्म और गांधीज्म। देखिए दोनों एकदम अपोजिट आइडियोलॉजीज है, मार्क्सिज्म की और गांधीज्म की। तो इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों का ब्लेंड बना के जो इंडियन सोशलिज्म है वो बनता है। देन लीनिंग हेवीली टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म। तो भले ही मार्क्सिज्म की कुछ कुछ चीजें हमने ली है, लेकिन जो इसका लीन जो करता है ये ज्यादा गांधीज्म की तरफ करता है। जैसे हमारा फेडरेशन है, हमारा फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन बोलने को तो हम ये बोलते हैं कि हम एक फेडरल कंट्री है, लेकिन हम ज्यादा सेंट्रलाइजेशन की तरफ या सेंट्रल गवर्नमेंट के टुवर्ड्स उसको ज्यादा पावर दी गई है। तो उसी तरह से मार्क्सिज्म की कुछ चीजें हैं, लेकिन जो सोशलिज्म है वो गांधीज्म से ज्यादा इंस्पायर्ड है, या गांधीज्म की ज्यादा चीजें हमने ली है। तो सोशलिस्ट इस वर्ड के लिए आपको इतना सब याद करना है कि ये पहले था नहीं, 42nd अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया। सोशलिज्म जो है वो डेमोक्रेटिक है, मिक्स इकोनॉमी है, गांधीज्म मार्क्सिज्म का ब्लेंड है, लेकिन गांधीज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। देन आता है वर्ड अगेन सेक्युलर। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। तो ये भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। हमने पिछले लेक्चर में भी ये समझा था कि सेक्युलर के दो टाइप होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो हमने जो लिया है वो पॉजिटिव लिया है, जहाँ पे इसका मतलब होता है कि ऑल रिलीजन in our country have the same status and support from the state, okay, irrespective of their strength की कौन कितने ज्यादा नंबर में है कौन कितने कम नंबर में है इसको देखा नहीं जाएगा। अगर वो इंडिया के सिटीजन्स है देन दे हैव इक्वल रिस्पेक्ट फ्रॉम द स्टेट। तो ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। नेगेटिव सेक्युलरिज्म या वेस्टर्न सेक्युलरिज्म जो होता है उसका ये मतलब होता है कि स्टेट और रिलीजन कंप्लीटली अलग चीज है। स्टेट शैल नॉट एंटरटेन रिलीजन। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इक्वल रिस्पेक्ट की बात की है। दैट इज व्हाई इट इज पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, या फिर इसको आप इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म भी बोल सकते हैं। देन आता है हमारे कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसका नेचर क्या होगा। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है वो कहता है कि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब ये होता है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी है, यानी कि जो सोवरेनिटी है, जो अल्टीमेट पावर है वो किसके पास है, वो डेमोज के पास है, यानी कि वो लोगों के पास है, जो आम नागरिक है इंडिया के उनके पास है। सो दैट इज व्हाई वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री।
और तो जो पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर है वो किसके पास है? लोगों के पास है। अब डेमोक्रेसी के भी दो टाइप होते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसको हम कुछ अलग वे में रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड भी बोल सकते हैं, या ये सारी इसकी मेथड्स होती है कि मान लीजिए आपको कोई लॉ बनाना है तो आप रेफरेंडम कराएंगे या आप प्लेबिसाइड कराएंगे, जाके आप लोगों से पूछेंगे कि आपकी इस पे क्या राय है, एंड देन सब लोग एक साथ आके उस पर डिसीजन लेंगे। तो ये अभी मॉडर्न टाइम में पॉसिबल नहीं है बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो अभी इंडिया के अंदर जो है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डायरेक्टली लोग खुद पार्टिसिपेट नहीं करते बल्कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वोट देते हैं, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो ऑल पावरफुल होते हैं। उनके पास सारी पावर है कि वो उसको जिस तरह से चाहे एक्सरसाइज वो कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, उनको अमेंड कर सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं, उनको इन्फोर्स कर सकते हैं, और जो आपकी गवर्नमेंट है वो आपके रिप्रेजेंटेटिव चलाते हैं। दैट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो हमारे जो प्रेम्बल में डेमोक्रेटिक है इसका मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही अडॉप्ट किया है। देन हमारा जो कंट्री है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिपब्लिक है। रिपब्लिक, अब देखो जो डेमोक्रेटिक देश होते हैं इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक मोनार्किक और एक रिपब्लिक। तो जो मोनार्की होती है उसमें जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो किंग होता है, जो कि बाय बर्थ वो बन जाते हैं कि एक फैमिली के लोग हैं जो मोनार्क है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, लोग उसको वोट करेंगे एंड देन वो हेड ऑफ द स्टेट बनेगा। जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है। तो अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम इम्पीच कर सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं। मोनार्की में हम इम्पीच नहीं कर सकते, मोनार्की में हम हटा नहीं सकते, क्योंकि ऐसी कोई प्रोविजन ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती। सो इंडिया इज नॉट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया इज रिपब्लिक डेमोक्रेसी। ओके, सो रिपब्लिक का मतलब सिंपल कि हेड ऑफ द स्टेट लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, हम उसको इम्पीच कर सकते हैं, हम उसको हटा सकते हैं, और उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होने के बाद वो अपने आप उस पोस्ट से हट जाता है, फिर से री इलेक्शन होता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे प्रेम्बल के अंदर है, जस्टिस। थ्री टाइप के जस्टिस देने की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल करता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसको हमने रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 में हुई थी वहां से ये तीनों चीजों को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था, अडॉप्ट किया था, बोरो किया था। तो जो सोशल जस्टिस है उसका क्या मतलब होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन, कि आप हिंदुस्तान के सारे नागरिकों को एक जैसा ट्रीट करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस कास्ट के हैं, वो किस रिलीजन के हैं, उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका कलर क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, नथिंग। किसी भी सोशल बेसिस के ऊपर आप लोगों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, आप उनको इक्वल रिस्पेक्ट करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंडिया के नागरिक है। सो दिस इज सोशल जस्टिस, और ये इंश्योर करेगी गवर्नमेंट। और अगर आप इसका वायलेशन करते हो तो लोग कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट का कानून है, एट्रोसिटीज के कानून है कि अगर आप पे कोई कास्टिज्म से रिलेटेड आपको कोई ऊंच नीच बात कोई कर देता है तो आप उसके अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। दैट इज सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, और इसी में आगे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन भी आता है। लेकिन इसमें एक ट्रिक है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है उसको इससे बाहर रखा जाता है, बिकॉज जो सोसाइटी के बैकवर्ड जो हिस्सा है उनको अपलिफ्ट करने के लिए उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। वो एक अलग चीज है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन एक अलग चीज होती है। सो दैट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। ओके, देन आता है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है कि सबको पॉलिटिकल इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, वन वैल्यू वन वोट, ये हम जानते हैं। सबको गवर्नमेंट में इक्वल वॉइस मिलना चाहिए, अपना आप से होना चाहिए सबका गवर्नमेंट में, और सब लोग इतने एम्पावर्ड होने चाहिए और सब लोगों को ये राइट होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट में जा सके, वो एडमिनिस्ट्रेशन में जा सके और वो अपनी बात रख सके। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस। तो इस इन तीन टाइप के जस्टिस जो है हमारी प्रेम्बल उसकी बात करती है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि हमारे सिटीजन्स को ये जस्टिस मिले। देन आती है लिबर्टी। तो लिबर्टी हमने ली है फ्रेंच रिवोल्यूशन से, जिसमें लिबर्टी का मतलब ये होता है कि एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज। दोनों मतलब है यहाँ साथ में, कि आपके ऊपर आपको जो भी एक्टिविटी करनी है
अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, उस पे तो आप पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा। सेकेंड चीज़, आपको अपनी डेवलपमेंट करने के लिए जो स्टेट है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, आपको उसके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। तो ये मतलब होता है लिबर्टी का। लेकिन इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिमिटेशंस भी जो मेंशन की गई है। ये नहीं है कि आपको लिबर्टी है तो आप जाके सोसाइटी में कुछ भी करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जितनी चीज़ों को ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिटेशंस लगाई है उसमें मेजरली यही चीज़ है कि आपकी वजह से सोसाइटी को या दूसरे पर्सन की लिबर्टी को हार्म ना हो। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, जिससे जेएस मिल की जो हार्म वाली कंसेप्ट है कुछ कुछ वही यहाँ पे अप्लाई होती है। अब किस किस टाइप की या किन किन चीज़ों की लिबर्टी हमको दी है? आर्टिकल 19, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, थॉट, फंडामेंटल राइट्स, इन सबको हमारा बनाया गया है और ये सब इनफोर्सिबल है इन कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि इनमें से किसी भी चीज़ का वायलेशन अगर हो तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे अगर आपकी वर्शिप करने से आपको कोई रोक रहा है, आपके थॉट से, आपके एक्सप्रेशन से, आपके बिलीफ सिस्टम से आपको कोई रोक रहा है, आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, आपको लोग परेशान कर रहे हैं, सो यू कैन गो टू द कोर्ट एंड आस्क फॉर द जस्टिस। तो ये होता है जस्टिसिएबल की, जिसको लेकर के आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो लिबर्टी जो है आपकी जस्टिसिएबल है, इसको लेकर के आप कोर्ट में जा सकते हैं। देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इक्वालिटी की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, हमारी प्रेम्बल करती है। इक्वालिटी हमको 3 टाइप की मिलती है, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। अब इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हमने पिछले लिबर्टी का देखा कि एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, तो इक्वालिटी में होता है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। इक्वालिटी का मतलब होता है कि किसी सोसाइटी में किसी स्पेशल टाइप के, किसी स्पेशल कास्ट के, किसी स्पेशल रिलीजन के लोगों को प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। मतलब इक्वालिटी है, यानी कि सबको एक समान ट्रीटमेंट मिल रही है। सिर्फ इसलिए कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट के, पर्टिकुलर रिलीजन के, इसलिए आपके लिए कुछ अलग लॉज और दूसरे लोग जो अलग कास्ट के, अलग कम्युनिटी के, उनके लिए दूसरे लॉज। ऐसा नहीं होता। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस है, किसी को प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे, सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिल रही है, दैट इज इक्वालिटी। प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबको डिस्ट्रीब्यूशन, जो रिसोर्सेज है, जो अपॉर्चुनिटीज है, जो भी गवर्नमेंट की चीज है उनका हो रहा है, दैट इज इक्वालिटी। देन आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे सिविक इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें हमारी पहली आती है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 में इसको मेंशन किया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15। देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 एंड एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18। तो ये सारी जो आर्टिकल्स है ये सब फंडामेंटल राइट्स है और जो इंश्योर करते हैं कि आपकी लिबर्टी आपको मिले, आपका सेल्फ डेवलपमेंट हो और आपको सोसाइटी में जो है इक्वालिटी मिले, लिबर्टी मिले और आपके साथ सोशल जस्टिस हो। देन अगेन इम्पोर्टेंट वर्ड फ्रैटर्निटी, इसको भी हमने बाद में 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था उससे ऐड किया था। फ्रैटर्निटी की जरूरत ये पड़ी थी कि इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, जहाँ पे अलग अलग हजार किस्म के रिलीजन है, हजार किस्म की जात है, हजार किस्म की लैंग्वेजेस है, हजार किस्म के प्रदेश है। तो इतनी सारी अनइक्वालिटीज में लोगों को एक साइड यूनाइट करके रखने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज फ्रैटर्निटी बन जाती है, जहाँ पे आपको सेंस ऑफ ब्रदरहुड होता है कि आप सब लोग बिकॉज ऑफ कि इंडिया के सिटीजन हो इसलिए एक दूसरे के ब्रदर हो। जिसमें इसीलिए हमने सिंगल सिटीजनशिप की प्रोविजन रखी है कि बाबा जो एक आदमी जो नॉर्थ इंडिया का है और एक आदमी जो साउथ इंडिया का है वो भी आपस में कनेक्टेड फील करे, बिकॉज बोथ आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। देन फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसकी बात की गई है कि हम ये ट्राई करेंगे कि हम इंडिया के अंदर सॉलिडारिटी बना के रखें, इंटीग्रिटी बना के रखें, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये वाला वर्ड भी हमारे प्रेम्बल के अंदर है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर आर्टिकल 51A जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है इसके अंदर भी फ्रैटर्निटी की बात की गई है। फ्रैटर्निटी का जो मतलब होता है वो मेजरली यही होता है कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड, और इसको लाने का रीजन ये था कि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है और इस ये जो डाइवर्सिटी है ये यूनिटी में ही बनी रहे, इसके ऊपर कम्युनलिज्म और जो सोसाइटी में रिफ्ट ना पड़े, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट एफर्ट्स देगा, इसलिए ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में और प्रेम्बल में डाला गया है। तो इतने ये सारे कीवर्ड्स थे। अब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेम्बल क्या है, कि प्रेम्बल का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले
ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक फिलोसॉफी है वो आपको प्रेम्बल पढ़ के मिल जाती है। जैसे किसी भी बुक के पहले एक इंट्रोडक्शन लिखा होता है कि आगे बुक में हमको क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, किस से रिलेटेड जो बुक होने वाली है, उस सारी चीज़ें हमको इंट्रोडक्शन में मिल जाती है। तो सेम चीज़ प्रेम्बल में होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलोसॉफी है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में बात करेगा, वो सारी चीज़ें हमको हमारे प्रेम्बल में मिल जाती है। बेसिक फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या-क्या वैल्यूज़ है, क्या आइडियोलॉजीज़ है, किन मॉरल्स को हम फॉलो कर रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा है और आगे जाके हमारी गवर्नमेंट और हमारी कंट्री फॉलो करने वाली है। यह सारी चीज़ें भी हमको हमारा प्रेम्बल बताता है। तीसरी चीज़, किस विजन से, किस दिशा में, किस और हम अपने देश को, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ले जाना चाहते हैं, वो जो विजन है, उसकी भी बात हमारा जो प्रेम्बल है, वो करता है। एंड जो ड्रीम्स हैं, जो नेशन के फाउंडिंग फादर्स है या जो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स है, उन्होंने क्या अपने माइंड में एक ड्रीम बनाया है, क्या एक विजन रखा है, क्या एक सपना देखा है कि हमारी कंट्री, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का हो, किस दिशा में जाए, किस स्पीड से आगे बढ़े, ये सारी चीज़ें हमको हमारे प्रेम्बल में मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों को बताने के लिए प्रेम्बल जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन जो हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के क्या व्यूज़ है प्रेम्बल के ऊपर। तो सबसे पहले अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने कहा था कि एक्सप्रेशन ऑफ लॉन्ग चेरिश्ड ड्रीम्स, यानी कि जो हमारे लंबे संजोए हुए सपने हैं, उनका एक एक्सप्रेशन है हमारा प्रेम्बल की, जो हमने अपने इंडिया के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए देखे हैं, जो हमने अपने प्लान्स बनाए, हमने ड्रीम्स देखे हैं, उसका एक एक्सप्रेशन, उसको एक पन्ने पे अगर आप लिख देंगे तो वो प्रेम्बल है, ये इन्होंने कहा था। देन के एम मुंशी ने कहा था कि होरोस्कोप फॉर द ऑफ द रिपब्लिक, यानी कि रिपब्लिक को देखने का एक होरोस्कोप है। देन ठाकुर दास भार्गवा ने कहा था कि सोल की जेवल यार्डस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा, चाबी और गहना सब कुछ जो है प्रेम्बल है, कि आप प्रेम्बल को देख लीजिए, जिसके जरिए से आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं। सो ये जो व्यूज है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के कुछ चुन चुन के मैंने लिए हैं। देन आता है कि स्कॉलर जो है जुडिशरी के, उन्होंने इसके बारे में क्या किया है। तो अर्नेस्ट बेकर ने कहा है कि की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपको सम अप करना है, एक नोट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक छोटी सी लिखना है जिसमें कि आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाए, तो वो है प्रेम्बल की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अर्नेस्ट बेकर ने कहा है। एम हिदायतुल्लाह ने क्या कहा है कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंजेबल ओनली बाय रिवोल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट जो है ये इनका है कि ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब एक बड़ी कंट्रोवर्सी है प्रेम्बल को लेकर के कि क्या प्रेम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है, राइट। तो इसको हम पार्ट माने कि ना माने, ये एक कंट्रोवर्सी है। तो अब इसको हम समझते हैं कि बेरूबारी वर्सेस यूनियन केस 1960 में पहली बार ये मुद्दा सामने आया कि प्रेम्बल को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। इससे पहले इस पे कोई डिबेट हुई नहीं थी, कोई बात हुई नहीं थी। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि ये इंटरप्रेट करने के लिए एक चाबी है। ओके, इट इज की टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी वर्सेस यूनियन केस 1960 में प्रेम्बल को एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज नहीं किया था। बस ये बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन के लिए एक की है, लेकिन पार्ट नहीं है। देन आता है केशवानंद भारती केस 1973, वेरी इंपॉर्टेंट केस, जहां से हमको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी मिला था। तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने अपना जो पहला डिसीजन था उसको पलट दिया और प्रेम्बल को एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज किया और बोला कि अब मस्ट है, जो इंटरप्रिटेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन का करना है वो आप प्रेम्बल के थ्रू ही करेंगे। जो पहले बेरूबारी वाले केस में ये कहा था कि ये की है, लेकिन इस बार का है कि जरूरी है। दिस इज द ओनली वे कि आप प्रेम्बल के थ्रू ही जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेंगे, इसके बिना आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आएगा। तो ये दो केस है कि जहाँ पे बेरूबारी केस में उसका इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइज किया और केशवानंद भारती केस में उसको एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उसको मान लिया। देन बाद में जाकर के क्या उसकी पोजीशन आई और क्या इंटेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो अगेन एक केस था LIC ऑफ इंडिया केस 1995, उसमें भी रीअफर्म किया गया कि पार्लियामेंट क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर से जो केशवानंद भारती
केस में रिकॉग्नाइज किया था उसको फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस इट इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया adopted after constitutional drafting, not ensure conformity, constituent assembly accepted is as a part of constitution, यानी कि भले ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इसको लाया गया था लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही इसको एक्सेप्ट किया था क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूशन पे जो ड्राफ्ट पे साइन हुए थे उसमें प्रेम्बल था। ऐसा नहीं था कि पहले ड्राफ्ट हो गए और बाद में जाकर किसी ने ऐड किया, नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बना था 26 नवंबर 1949 को, जिसपे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मोहर लगाई थी, उस वाले कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल थी। सो प्रेम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन क्या की लिमिटेशंस है प्रेम्बल के ऊपर, जैसे कि हमने पहले देखा कि नॉट अ सोर्स ऑफ पावर फॉर लेजिस्लेचर या कानून बनाने के लिए, जैसे कोई आर्टिकल एक सोर्स ऑफ पावर होता है, एक आर्टिकल के ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो पार्लियामेंट है, वो एक लॉ बना सकती है। उस तरह से प्रेम्बल के ऊपर हम जो है तो लॉ नहीं बना सकते। ओके, सो इट डू नॉट एम्पावर द लॉ, द एक्ट, नॉट अ रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स, ये किसी के पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते और ये नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि प्रेम्बल को लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते, इसलिए क्योंकि प्रेम्बल को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है या आपको जो प्रेम्बल में बात की जा रही है वो उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। सो दिस इज नॉन जस्टिसिएबल लाइक डीपीएस पेज। तो नॉन जस्टिसिएबल हम इस लेक्चर में बात कर चुके हैं। पिछला जो लेक्चर था वहां पे मैंने डिटेल में समझाया था कि नॉन जस्टिसिएबल क्या होता है। सो प्रेम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, जिसको लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते। देन अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट की क्या हमारी जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरह जो एक्ट है हमारा 368 उसके द्वारा अमेंड किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती केस, जिसमें कि जो प्रेम्बल है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रिकॉग्नाइज किया था, उसी में ये बात की गई थी, उसी में फर्स्ट टाइम ये मुद्दा उठा था कि क्या हम इसको अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको अमेंड कर दिया था, राइट। देन प्रेम्बल इज अ नॉट पार्ट, इस मतलब जो उसका लॉजिक था ये था कि प्रेम्बल, क्योंकि उससे पहले प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जाता था, तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं, तो जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए बनाई गई है वो प्रोविजन से इसको हम अमेंड कर ही नहीं सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, लॉजिक ये है कि पार्ट नहीं है, इसलिए जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड के लिए की गई है उस सेम प्रोविजन से हम प्रेम्बल को अमेंड नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन आप बेसिक फीचर्स, बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और इसी केस में फिर प्रेम्बल को एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। और क्योंकि अब इसमें जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गई है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बन गई है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा बन गई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बाकी चीजें जिस प्रोविजन से, जिस आर्टिकल से अमेंड होती है, उसी आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 368 से अब हमारी जो प्रेम्बल है उसको भी हम अमेंड कर सकते हैं। ये बात केशवानंद भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दी थी। देन उस पर कुछ लिमिटेशंस भी लगा दी थी कि आप क्या पार्ट अमेंड कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिसमें से आप ओनली बेसिक फीचर्स को आप डैमेज नहीं कर सकते। फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप चेंज नहीं कर सकते और कैन नॉट अल्टर आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन 3 चीजों के अलावा और भी सुप्रीम कोर्ट को जो लगेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका इंटरप्रिटेशन निकलेगा, उन किसी भी चीज को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। तो अब इसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुए, एक ही बार प्रेम्बल अमेंड हुई है 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। 1976 में जो हुई थी, इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, कुछ निकाला नहीं गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। इतने ये जो 3 वर्ड है इसको हमने जो हमारा प्रेम्बल है उसके अंदर ऐड किया था और ये वैलिड करार दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भैया ये वैलिड है, पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकती है और दिस इज नॉट डैमेजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये वैलिड है, इसको आप अमेंड कर सकते हैं, आप इसको इन्फोर्स कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। अगर आप अब तक जुड़े नहीं है तो आई अगेन रिक्वेस्ट यू कि सब्सक्राइब करके अहद अकेडमी के साथ जुड़ जाइए इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट स्टडीज करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।